हेलो दोस्तों, मैं सुग्रीव सर, स्मार्ट स्टडी विद सुग्रीव सर। आप लोग कैसे हैं? मैंने अपने पिछली वीडियो में सिलेबस बता दिया था आप लोगों को। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्याएं। जो वास्तविक संख्याएं जो आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड या अदर कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टॉपिक्स हैं। ठीक है, और ये टॉपिक आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करने जा रहा हूँ कि जो वास्तविक संख्याएं चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में 10 से 15 मार्क्स का ये आपको क्वेश्चंस इसमें से आता है। छोटा सा चैप्टर है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसलिए आपको अच्छे से ध्यान देना है इसमें। ठीक है, तो वास्तविक संख्या मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, और वास्तविक संख्या स्टार्ट करने से पहले इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, जो परिभाषा आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है उसको, और मैंने बहुत ही शॉर्ट में इसको लिखा है ताकि आप आसानी से इसे समझ सके और याद कर सकें। ठीक है, इसमें याद करने की भी आपको ज़रूरत है, बस आप समझ लीजिएगा तो समझिए आपको डेफिनेशन याद हो गया। ठीक है, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले सम संख्या इवन नंबर। ठीक है, तो सम संख्या वे संख्याएं हैं जो 2 से पूरी तरह से क्या हो जाती हैं, विभाजित हो जाती हैं। वे संख्या जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं वे सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर किसी संख्या से हम भाग कर रहे हैं 2 से, तो वह पूरी तरह से विभाजित हो जानी चाहिए, उसमें शेष नहीं बचना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं 2 से भाग कर रहा हूँ 6 में। ठीक है, तो 2 तिया 6, शेषफल कितना बचा, 0, यानी कि यहाँ पे शेषफल कितना बच गया, 0। यानी कि हम कह सकते हैं अर्थात 6 क्या है, सम संख्या है। 6 क्या है, सम संख्या। ठीक है, तो जैसे में हो जाएगा सम संख्या में 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक चल जाएगा, अनंत तक। वैसे संख्याएं, ये सब संख्याएं क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, अब नंबर 2 पे आते हैं, वो है विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। ठीक है, तो विषम संख्या वे संख्या कहलाती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं। सम संख्या का जस्ट उल्टा ये हो जाता है। सम संख्या में क्या था कि शेषफल 0 आता है, और विषम संख्या में शेषफल बच जाता है, जबकि ये पूरी तरह से विभाजित नहीं हो जाती है। ठीक है, तो वे संख्याएं हैं, इसमें संख्या कौन कौन सी आ जाएगी, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ऐसे डॉट 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 करके अनंत तक चल जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं हम नंबर 3, प्राकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में भी इसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, इसलिए मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो गिनती वाली संख्याएं हैं, गिनती वाली संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे कैपिटल N द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो जो नेचुरल नंबर फर्स्ट जो है इसका n जो है n से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको n द्वारा सूचित किया जाता है। और इसमें जैसे इसमें हो जाता है कि n बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 कहाँ तक चल जाता है, ये अनंत तक चल जाती हैं। ठीक है, ये प्राकृत संख्याओं को एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि हम आगे जो चैप्टर पढ़ेंगे बहुत सारे, जैसे सांख्यिकी आएगी, प्रायिकता आएंगी, इसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आपको दे देता है प्राकृत संख्याओं से। ठीक है, सांख्यिकी में खास करके इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। पूर्ण संख्या, आगे है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। ठीक है, तो हम अभी आपको बताएं कि प्राकृत संख्याएं क्या है। ठीक है, अब इसी में, अब प्राकृत संख्या में हम प्राकृत संख्या जो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसके आगे 0 लगा देते हैं। इसके आगे क्या लगाते हैं, 0 लगा देते हैं। जब 0 सम्मिलित हो जाता है तो वह संख्या कहलाती है पूर्ण संख्या। ठीक है,
तो प्राकृत संख्या के आगे शून्य सम्मिलित कर देते हैं तो वे संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इसे W द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे हो जाता है W, यानी जैसे में W बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक चल जाती है, अनंत तक चल जाते हैं। ठीक है, तो ये संख्याएं कहलाती है आपकी पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब आगे आते हैं, नंबर 4 हो गया ख़त्म और 5 पे। 5 पे है पूर्णांक। 5 पे क्या है, पूर्णांक, यानी कि इंटीजर्स। पूर्णांक किसे कहते हैं? ठीक है, तो हम बोलेंगे कि धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। इसे कैपिटल Z द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे Z बराबर, देखिए ये अनंत संख्याएं आ रही है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि जो भी हम संख्याएं देखते हैं, ठीक है, वो संख्याओं के आगे अगर माइनस लगा हो या फिर माइनस नहीं हो या प्लस हो, ठीक है, तो ये संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। यानी कि इसमें धनात्मक चिन्ह हो या फिर ऋणात्मक चिन्ह हो, वे संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब आइए नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। तो इसमें है परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वे संख्याएं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q ≠ 0 और P तथा Q क्या है, पूर्णांक। अभी हम इसके ऊपर बताए हैं पूर्णांक क्या है, इसलिए बताएं क्योंकि परिमेय संख्या में पूर्णांक आया है कि पूर्णांक है क्या। तो पूर्णांक क्या है कि ये जो P और Q का जो भी मान रहेगा वो प्लस या माइनस में रह सकता है। ठीक है, हाँ, तो अब इसका जैसे एग्जांपल इसका हो जाएगा कि 2/3 -4/9 6/2 8/1, है ना। अब एक चीज़ आपको बता देते हैं कि हम जैसे भिन्न पढ़ते हैं कि भिन्न क्या है। ठीक है, तो भिन्न में क्या होता है कि अंश और बट्टा कितना हो जाता है, हर। ठीक है, अंश बट्टा हर। तो इसमें अंश हर का जो मान होता है, ठीक है, हर जो यहाँ पे दिया हुआ है Q ≠ 0, यानी कि ये नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर एग्जाम में आ जाएगा आपके, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, या अपरिमेय संख्या है। तो आप जब इसको बनाएंगे तो देखिए 0, ठीक है, इसके नीचे हम क्या देते हैं, 1, तो ऊपर हो जाता है अंश और नीचे क्या हो जाता है, हर। हर का वैल्यू यहाँ पे कितना हो गया, 1, यानी कि Q बराबर कितना हो गया, 1। तो ये आपका है परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे ही दे देगा कि 1/0, 1 क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे Q बराबर कितना हो गया, 0। Q बराबर कितना हो गया, 0, जो कि परिभाषा कह रहा है कि Q ≠ कितना होना चाहिए, 0। Q ≠ कितना चाहिए, 0, अर्थात ये 1/0 ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए अब पॉइंट नंबर 7 पे आते हैं। तो क्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ठीक है, इसमें है कि वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें नहीं पॉइंट्स को हमको ध्यान में रखना है, परिमेय संख्या के जैसा ही है, बस परिभाषा में क्या है कि यहाँ पे नहीं जुट गया है, जो आपको याद करने में बहुत ही सरल लगेगा। बस इस नहीं को ध्यान में रखिएगा कि वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ भी है जैसे जहाँ Q ≠ 0, P और Q क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में हम आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, और Q ≠ 0 के बारे में आप समझ चुके हैं, अभी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको बताया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कि
कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो जो संख्या रूट में रहती है, अंडर रूट में रहती है, ठीक है, वह अंश में रहे या हर में रहे, वह क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2, √3, -√6, √5/2 डॉट 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 ऐसे करके ये बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में आ चुके हैं, और मैंने अभी परिभाषा भी बताया है ताकि आपको देखने में क्या हो, अब क्वेश्चंस और इजी लगेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, ठीक है, जो मैं परिभाषा बता रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं और लेकर रखे रहिएगा, इसको हमेशा देखते रहिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसे हम एक लिखे हैं कि निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, ऐसा क्वेश्चंस आया हुआ है, ठीक है, बोर्ड में क्वेश्चंस आया हुआ है, तो क्वेश्चंस को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन ए में हो जाता है 2, ऑप्शन बी में हो जाता है √3, ऑप्शन सी में हो जाता है 2/7 और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो हमको पहचाना है कौन सी अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जिसमें रूट में अभी बताएं कि जिसमें रूट लगा हुआ है, अंडर रूट में जो अंक है वो क्या है, अपरिमेय संख्या। तो इसमें से किस में रूट लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी, √3, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हम ऑप्शन नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है। पॉइंट 8 है क्या, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो यह कि वे संख्याएं जो 2 से अधिक अंकों से विभाजित होती है, इसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में है 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक, ठीक है। इसमें अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा आपको, अभी मैं एग्जाम्पल्स देकर समझा दे रहा हूँ जो आपको बहुत ही आसानी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो भाज्य संख्या जैसे मैंने क्या बताया कि यहाँ पे 2 से अधिक अंक कहने का मतलब ये है कि जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 किससे विभाजित हो जाएगा, 1 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 एकम 4, तो 1, 2 और 3 कितने अंक हुए, कुल अंक आपका हो गया यहाँ पे 3, यानी कि जो ये 2 नंबर है, तो यहाँ पे 2 था ना, तो ये कितना है 3, यानी कि यहाँ 2 से अधिक अंक हो गया, ये 4 विभाजित होने के लिए 2 से अधिक अंक विभाजित हो गया, इसलिए ऐसे ही संख्या जो 2 से अधिक अंकों से विभाजित हो, जैसे 6 को भी लेते हैं, तो 6 में क्या है, 1 है, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 6 एकम 6, इसमें कितना अंक हो गया, कुल 4 अंक, कुल अंक कितना हो गया, कुल अंक बराबर 4। ऐसे होती है कि भाज्य संख्या जो 2 से अधिक अंकों से विभाजित होती है वह क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चंस आया हुआ है बोर्ड में कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। देखिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया है कि भाज्य संख्या का स्टार्ट कहाँ से हुआ है, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितना है, 4, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी, ये 4, ठीक है। तो स्टार्टिंग होता है यहाँ से 4 से, इसलिए आंसर कितना होगा इसका 4, यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका हो जाएगा 4, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो इसमें है कि वे संख्या है जो एक और स्वयं अपने आप से विभाजित होती हैं, जो एक और स्वयं अपने आप से विभाजित होती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। इसमें क्या है 2, 3, 4, 5, 7, 11, 13, 17 डॉट डॉट 19 भी हो जाएगा, डॉट 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 अनंत तक, ठीक है। इसको भी मैं एग्जांपल के साथ आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे 2 है, 2 इसमें क्या परिभाषा में क्या बोला है कि एक और नहीं तो स्वयं अपने आप, जैसे 2 को विभाजित करना है, ये 1 गुणे 2 हो जाएगा 2 और नहीं तो 2 गुणे 1 2, यानी कि सिर्फ यही संख्या 1 और 2 संख्या हो रही हैं।
यानी कि ये विभाजित हो रहा है एक तो एक से, नहीं तो स्वयं अपने आप, दो स्वयं अपने आप से हो रहा है, इसीलिए ये संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं है। चलिए जैसे मैं आपको एग्जांपल में 13 का बता रहा हूँ, ठीक है। तो 13 किससे विभाजित होगा, या तो एक से भाग लगेगा, नहीं तो 13 स्वयं अपने आप से भाग लगेगा, ठीक है। तो वैसे संख्याएं जो एक और स्वयं अपने आप से विभाजित हो रही हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। एक नोट में आपको एक चीज़, इसमें भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में कि निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, जैसे आपको बताया ऊपर सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी थी, 4, वैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो स्टार्टिंग किस पॉइंट से यहाँ पे मैंने एग्जांपल में किया है, 2 से। किस पॉइंट से किया है, 2 से। तो वैसे इसका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, ठीक है। और नोट में एक चीज़ है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अब बच गया कि जैसे आप बोले कि 4 यहाँ भाज्य संख्या छोटी से छोटी हो गई, यानी कि सबसे छोटी, और 2 आपका हो गया अभाज्य संख्या का सबसे छोटी, तो 1 बच गया। तो 1 किस में गया, तो 1 ध्यान देने योग्य बात है कि 1 न ही भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, 1 क्या है, न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या में इसको लेते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर आइए, अब 10 हम बताते हैं वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। जो चैप्टर हम अब पढ़ने जा रहे थे, ठीक है, उसके पहले मैंने बताया कि आपको कुछ परिभाषा पढ़नी है और याद करनी है, ठीक है। और मैंने काफ़ी छोटी मतलब बहुत से छोटी शब्दों में इसको छोटे छोटे शब्द बनाकर मैंने परिभाषा को आपके सामने प्रस्तुत किया है, ताकि आप इसे आसानी से याद कर ले, याद करने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो फिर से हम आते हैं चैप्टर पे कि वास्तविक संख्या। अब यही वास्तविक संख्या, आखिर जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कि किसको कहते हैं हम, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्याएं हैं, तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा, परिमेय संख्या है 3/5, √2/6, ये अपरिमेय हो जाएगा, माइनस √3/2, -8/7, ... इत्यादि। ऐसे ये जो संख्याएं होती हैं इसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है, ये सब दिया हुआ कि वास्तविक संख्याएं दिया है क्वेश्चंस कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। वास्तविक संख्या, जैसे क्वेश्चंस बन जाता है आपका, एक क्वेश्चंस मैं ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं, कौन सी वास्तविक संख्याएं हैं। ए आपका हो जाएगा परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में हो जाएगा अपरिमेय संख्या, ठीक है। ऑप्शन सी में हो जाएगा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका बन गया, ये क्वेश्चन पूछ चुका है बोर्ड में, ठीक है। ये क्वेश्चंस बोर्ड में आपको पूछ चुका है, इसलिए मैंने इसको अब बता रहा हूँ इसको, और आप अच्छे से इसको रिमाइंड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, ठीक है, तो एग्ज़ाम में आपको भूले नहीं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो परिभाषा मैंने क्या बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए में है परिमेय संख्या और ऑप्शन बी में है क्या, अपरिमेय संख्या। तो दोनों को मिलाकर क्या बनता है, तो वास्तविक संख्या, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब
वास्तविक संख्या हम पढ़ रहे हैं, वास्तविक संख्याएं। ये फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 10th के, ठीक है। सिलेबस मैंने आप लोगों को समझा दिए हैं। पिछली वीडियो मैंने सिलेबस बता दिया है, ठीक है। 15 ठो चैप्टर है और हमको एक एक करके सारे चैप्टर्स को पढ़ना है। और कितना स्कोर करना है, 90+ स्कोर हमको लाना है बोर्ड में, ठीक है। और यहाँ पर आप इस वीडियो को जब हमेशा देखेंगे मेरे वीडियो को, तो आप 90+ आसानी से लेकर चले आएंगे। कोई भी थोड़ा भी कठिनाई नहीं होगी आपको 90+ स्कोर लाने में, ठीक है। जितना इजी से इजी लैंग्वेज में हो सकेगा मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, ठीक है। आप अच्छे से उसको और वीडियो को देखते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि वीडियो आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलता रहे और आप आनंद इसका लेते रहें, ठीक है। तो वास्तविक संख्या जब हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर, इसमें आपको आएगा HCF निकालने के लिए क्या, महत्तम समापवर्त, क्या है, महत्तम समापवर्त, ठीक है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये आपको पढ़ना है फर्स्ट चैप्टर में है, आपका एक्सरसाइज में है 1.1 में है। महत्तम समापवर्त निकालना है यानी कि HCF निकालना है। तो HCF निकालने की कई सारी विधियां हैं, जो मैं एक एक करके आपको विधि इसमें बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका भाग विधि। कौन सा हो जाएगा, भाग विधि, जो आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, ठीक है। और दूसरा विधि हो जाएगा गुणनखंड विधि। कौन सा विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। दूसरा विधि गुणनखंड हो गया। और तीसरा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ये 3 विधि, ठीक है। इसमें आपको क्लास 10वीं में, ठीक है, क्लास 10th में आपको गुणनखंडन विधि और यूक्लिड विभाजन विधि से HCF ज्ञात करना है, ठीक है। गुणनखंडन विधि और यूक्लिड विभाजन विधि से आपको HCF ज्ञात करना है। और मैं एक एक करके एग्जाम्पल के साथ आपको बताते चलूँगा, ठीक है। तो पहला हम ले चलेंगे पहला किसमें, भाग विधि में, ठीक है। भाग विधि से आप देखिए कैसे बनता है। जैसे मान के चलिए कि एक संख्या हमने लिए, पहली संख्या, ठीक है, इसको मान लेते हैं A, कितना ले लिए, 12, ठीक है। और दूसरी संख्या क्या हो गया, B, कितना मान लिया इसको, 30, ठीक है। 12, पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या कितना लिए, 30, ठीक है। अब इसको हम भाग करते हैं, ठीक है, भाग। अब तो 12 तिहाई 36, 3 बार में गया, ठीक है। तो 12 तिहाई 36 3 बार में क्या हो जाएगा, अधिक, यानी कि हम 12 दो बार में लेके जाएंगे, 2 टाइम्स, ठीक है। 12 दूना 24, माइनस हुआ, कितना बच गया, 6। अब भाग विधि में क्या होता है कि फिर से अब यहाँ से भाग स्टार्ट करना, जो शेष बचता है वह क्या हो जाता है, फिर से भाग स्टार्ट, वहीं से भाग बन जाता है। और ये आपका हो जाता है भाजक के रूप में, ठीक है। ये आपका भाजक, यानी 6 जो शेष बचा यहाँ पे क्या हो गया, भाजक। और जो यहाँ पे भाजक 12 था, ठीक है, वो अब यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि भाज्य के रूप में, ठीक है। तो 6 दूना 12, अभी क्या हो गया, शेषफल यहाँ पर क्या बच गया, 0। जब शेषफल 0 बच गया तो यहीं पे आपका बन गया मौसम, यानी कि महत्तम समापवर्त HCF, ठीक है। तो HCF अब कितना हो जाएगा, 6, यानी कि 6। HCF कितना हो जाएगा, 6। ये हो गया आपका
भाग विधि, ठीक है। तो ये भाग विधि से HCF हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पॉइंट नंबर 2 यानी कि गुणनखंडन विधि, ठीक है। तो गुणनखंडन विधि से आप देखिए यहाँ पे पॉइंट 2 है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ठीक है। अब फैक्टर मेथड से हम बताते हैं आपको। तो क्या दिए थे, a बराबर दिए थे 12 और b बराबर क्या मान लिए थे 30, है ना। देखिए अब यहाँ पे 12 का हम LCM फैक्टर निकालेंगे और इधर 30 का फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो 2 छके 12, ठीक है, और 2 तिहाई 6, यानी कितना हुआ 12 का फैक्टर आपका 2 गुणे 3, ठीक। इधर 30 का निकालते हैं तो 15 दूना 30 और 3 पचे 15, यानी कि 30 का हो गया आपका 2 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। दोनों का गुणनखंड निकल गया। अब इसमें हम निकालेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर, दोनों में देखेंगे कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखिए दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है, इसमें 1 2 है और इसमें 1 2 है, तो यहाँ पे 1 2, ठीक है। अगला 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। फिर देखेंगे इसमें 1 3 है और इसमें 1 3 है, तो गुणे क्या हो जाएगा 3। अब इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसलिए 5 को हम नहीं लेंगे। दोनों में जो मिलना चाहिए वही हम अंक को लेते हैं कॉमन फैक्टर में, ठीक है। तो 2 मिला और 3, 2 और 3, तो यहाँ पे 2 गुणे 3 कितना हो गया 3 दूना 6, इसलिए यहाँ पे HCF यानी कि मौसौ बराबर कितना हो गया 6। ये आपका एक आंसर, ठीक है। आपका हो गया एक आंसर ये। तो देखिए भाग विधि से भी 6 आया और गुणनखंडन विधि से भी 6 आया, ठीक है। 2 विधि से हो गया। अब आपको तीसरी विधि हम लेके चलते हैं, जो ये भी आपको 10th में पढ़ना है, इस मेथड से भी और ये मेथड से भी, ठीक है। दोनों विधि से HCF निकालना है। तो तीसरा विधि हो जाएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं, फिर आपको इस विधि से मैं निकालूंगा HCF फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। जैसे आपने पिछली कक्षाओं में, ठीक है, आपने पिछली कक्षाओं में ये पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। दोस्तों आपको याद होगा कि पिछली कक्षाओं में ये पढ़े होंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। थोड़ा मैं इसको इंग्लिश में भी लिख देता हूँ। डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो इसी बेस पे हम यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे। यूक्लिड विभाजन में है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ एक चीज़ आपको मिलेगा कि जो r का वैल्यू है या तो 0 से क्या होना चाहिए बड़ा, नहीं तो 0 के बराबर, और a से क्या होना चाहिए छोटा। अब देखिए यहाँ a यानी कि आपका हो जाएगा भाज्य, a क्या हो जाएगा भाज्य यानी कि डिविडेंड, ठीक है। और b इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा भाजक, b इक्वल टू भाजक यानी कि डिवाइजर, ठीक है। और q बराबर आपका हो जाएगा भागफल, क्या हुआ भागफल कोसेंट, ठीक है। और लास्ट में बच गया r,
यानी कि शेषफल। क्या हो गया? शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, ये आपका हो गया। इसको याद रखना है, ये पॉइंट ही है। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट को आपको याद रखना है। इसी पॉइंट को लेकर के हम चलेंगे और बनाएंगे, आपको बताएंगे आपको इसमें कैसे यूक्लिड विभाजन से हम निकालते हैं, यूक्लिड विभाजन से कैसे फाइंड आउट किया जाता है आपका HCF। ठीक है, तो HCF हम निकालने के लिए क्या करेंगे कि ठीक है, चलिए मैं क्या बताया था यूक्लिड विभाजन के लिए, a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो a बराबर 12 यानी कि 12 और b बराबर कितना लिया था? 30, ये माना था। ठीक है, तो इस पे हम सेट करेंगे। सबसे पहले हम इधर एक भाग विधि से हम आपको पहले बता दें कैसे हम भाग विधि से निकाले थे HCF। ठीक है, भाग विधि से HCF निकाले थे तो आंसर आपका आया था 6। ठीक है ना, HCF कितना आया था? 6। अब इसी बेस पे हम यूक्लिड विभाजन से निकालेंगे। किस पे? यूक्लिड विभाजन। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो कैसे? A और B 30। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, जो अधिक अंक है, जो क्या है अधिक अंक है ना, तो अधिक अंक को हम यहाँ पे मान लेंगे 30। ठीक है, और B बराबर आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ पे A का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 30, तो यहाँ पे ले लेंगे 30। ठीक है, और B का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 12। तो Q यानी कि भागफल। तो देखिए 12 से मैंने भाग किया था। ठीक है ना, तो 12 से जब मैंने भाग किया था तो 12 दूना कितना हुआ था? 24। ठीक है, तो यहाँ पे गुणे में 2, यानी कि ये क्या है? भागफल में है, और भागफल को क्या है? क्यों मानते हैं? कोसेंट। अब शेषफल कितना बचता है? 12 दूना 24, तो शेषफल कितना बच गया? 6। तो जो शेषफल है यहाँ पे R, यहाँ पे लिख देंगे 6। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप चलेंगे। अगला स्टेप में इसमें देखेंगे कौन सा बड़ा अंक है, तो 12 बड़ा अंक है ना, तो यहाँ पे A बराबर ले लेंगे 12, और इसमें जो शेषफल बचा था उसको क्या लिख देते हैं? B बराबर कितना हो गया? 6। फिर से इस पर बैठाएंगे तो यहाँ पर 12 बराबर, और फिर यहाँ पे देखिए 6 दूना 12। ठीक है, 6 दूना 12 यानी कि 6 दूना कितना हो जाएगा? 12, और शेषफल यहाँ पे कितना बच रहा है? 0। शेषफल कितना बच रहा है यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे हम शेषफल क्या लिख देंगे? 0। 6 दूना 12, ये पूरी तरह से क्या हो गया? विभाजित हो गया। तो जब भी यहाँ पे जब शेषफल 0 बचता है, वहीं पे ये HCF क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है, और उसी को लिखते हैं इसलिए HCF यानी कि मौसा। ठीक है, तो यह किस अंक से विभाजित हुआ? 6 से, तो मौसा बराबर कितना हो गया? 6। ये आपका हो गया यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन विधि से HCF, यानी कि तीनों विधि से कितना आया? भाग विधि से भी 6 आया, और गुणनखंडन विधि से भी 6 आया, और यूक्लिड विभाजन विधि से भी 6, यानी कि सभी विधि से आंसर क्या आया? सेम आया। ठीक है, तो 10th में हमको गुणनखंडन विधि और यूक्लिड विभाजन विधि से ही HCF को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आई होप कि मुझे आशा है कि आप लोग ये सीख चुके होंगे, अब सीख लिए होंगे, इसको घर पे रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, और अपना बोर्ड के एग्ज़ाम जो दे, इसमें 2021 टारगेट रख के चलते हैं। ठीक है, कि हमको इसमें कितना लाना है? 90 प्लस स्कोर लाना है। ठीक है, और मैं एक बार और मैं बता दूं कि मैं क्लास 10th का NCERT जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स के जो बुक है, मैं A to Z क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। एक क्वेश्चन NCERT का बताऊँगा, ताकि आप
कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि जो एग्ज़ाम में आए और आप मिस कर दें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मैं अगला वीडियो फिर से बनाऊंगा और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूंगा। ठीक, धन्यवाद।